हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? कैसे सारे? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। एंड रिमेंबर आई गिव यू सम होमवर्क। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क के लिए। दिस वुड बी द थर्ड वीडियो ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑफ फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो चलिए जो 26th नंबर क्वेश्चन जो था आपका होमवर्क था उसे देख लेते हैं और आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा था? ही द क्लोथ्स एंड हंग देम अपॉन द क्लॉथ लाइन। उसने कपड़ों को उठाया होगा और क्या किया होगा? कपड़ों की लाइन पर जो क्लॉथ लाइन होती है, रस्सी जैसे आप बोला करते हैं, उस पर उसको टांग दिया होगा। तो क्या ले सकते हैं इससे इजी क्वेश्चन? और मैं क्या दे सकता था? क्लियर्ड अवे, केप्ट ऑन, ब्लू अप। कम ऑन, आंसर इज ए, राइट? पिकअप करना, उठाना। ब्लू अप का मतलब क्या होता है पता है आपको ना? विस्लिंग करना, ठीक है, सीटी बजाना। केप्ट ऑन, किसी काम को लगातार करते रहना। क्लियर्ड अवे, कोई डाउट क्लियर कर देना या चीज को हटाकर रास्ता, कोई पाथ क्लियर कर देना, ठीक है। तो यहां ये सब मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंग क्या है? पिक्ड अप। ये आपका होमवर्क था। अब हम आगे चलते हैं। 27 में करा चुका हूं, इसमें हु आया था, राइट? लेट्स टॉक अबाउट 28। क्या होना चाहिए? शी डिड नॉट हर शॉक एट हर सन्स डेथ। क्या होना चाहिए? Get up, get on, get through, get over. Again, once again, this question is based on phrasal verbs. कई बार एग्जाम में बहुत आती हैं phrasal verbs, है ना? एग्जाम में कई बार कंफ्यूज कर जाती हैं, आती तो बहुत हैं। गेट अप का मतलब होता है उठना, उठ खड़े होना। आप लेटे हो, बैठे हो और आप खड़े हो जाएं, गेट अप होना, राइट? गेट ऑन का क्या मतलब होता है? गेट ऑन, किसी काम को करने लग जाना। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक, गेट ऑन, राइट? या कहीं पहुंच जाना, गेट ऑन द फ्लोर, गेट ऑन द कोच। गेट थ्रू का मतलब होता है टू गेट सक्सेस, टू बी सक्सेसफुल। ही हैज गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, मतलब वो इस एग्जामिनेशन में पास हो गया है। मेरी बात समझ आ रही है? और गेट ओवर का मतलब है भूल पाना, भुला पाना, उसे इग्नोर कर पाना, राइट? देखें, शी डिड नॉट गेट हर शॉक एट हर सन्स डेथ। शी डिड नॉट, जब मैंने मीनिंग बता दिया है तो शायद अब आपके लिए चीजें आसान हो गई होंगी और क्या हो जाएगा? गेट ओवर बन जाएगा, राइट? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आई प्रॉमिस टू यू इन योर डिफिकल्टी। वंस अगेन, सी, आई हैव टोल्ड यू people repeatedly, I have told you people that yeah, phrasal verbs are asked in the examination because now the examiner knows easy words, a simpler pattern is known to you people now. Now he has come to this pattern. He does ask easy questions, but it's just that he gives you the options in the forms of phrasal verbs. क्वेश्चंस आसान पूछता है, उसे पता चल गया है कि सिंपलर जो तरीके हैं वो आपको पता चल गए हैं। इजी वाले वर्ड्स वोकैब्स आप याद कर लेते हैं, बट फ्रेजल वर्ब आपको परेशान करता है, राइट? तो फ्रेजल वर्ब के लिए क्या है? मैंने कहा ना, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट? क्योंकि यहां मैं मोर ऑफ प्रैक्टिस दे रहा हूं आपको। तो देखेंगे, स्टैंड विद, स्टैंड फॉर, स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड बाय। क्या होना चाहिए यहां पर? स्टैंड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ हो जाना होता है। स्टैंड विद का मतलब होता है जैसे ही वॉज स्टैंडिंग विद मी व्हेन आई वॉज एट द प्लेटफॉर्म। फिजिकली कोई कहीं पर होता है, उसे स्टैंडिंग विद बोल सकते हैं। कोई सच में तुम्हारे साथ खड़ा है फिजिकली, राइट? आप प्लेटफॉर्म पर हैं, स्टेशन पर हैं, कहीं है और कोई आपके साथ खड़ा है, तो ही और शी इज स्टैंडिंग विद यू। एंड स्टैंड फॉर एंड स्टैंड बाय। स्टैंड फॉर तो कई बार बोलते हैं, जैसे मैंने कहा JS यादव, JS यादव, कई बार मैं बोलता हूं my name is JS Yadav. People ask, sir, what does JS stand for? तो मीनिंग होना, उसका क्या मीनिंग होना? स्टैंड फॉर का ये मतलब हुआ। अब बचा क्या? स्टैंड बाय, राइट? स्टैंड बाय का मतलब होता टू असिस्ट और टू हेल्प और सपोर्ट। टू हेल्प, टू असिस्ट, टू सपोर्ट। तो आई होप यही मीनिंग होगा। स्टैंड विथ, फिजिकली कोई कहीं खड़ा होगा। स्टैंड अगेंस्ट, व्हेन समवन इज अगेंस्ट यू, किसी के खिलाफ हो जाना, अपोज करना। स्टैंड फॉर, समझ रहे हो ना भाई? व्हाट डज दिस एब्रिविएशन स्टैंड फॉर? क्या मतलब है इसका? इस संक्षिप्तीकरण का क्या मतलब है? अगला देखते हैं। तो जो आंसर बना हमारा वो बना स्टैंड बाय। लेट्स टॉक अबाउट 30th. व्हाट डज इट से? इट सेज मिस्टर पाल हैज बीन एब्सेंट बट आई वुड वंडर व्हाई ही हैज नॉट कम टुडे। बहुत बढ़िया, याद रखें, सेंटेंस जो कॉन्टेक्स्ट एग्जाम में दिया होता है, जो वर्ड्स दिए होते हैं, जो सेंटेंसेस दिए होते हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होते हैं। समझो मेरी बात को, वो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? वो बहुत बड़ी हेल्प होते हैं आपके लिए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? चलिए
बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये जो है एडवर्सेटिव है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने वाला, कंट्रास्ट करने वाला। सेंटेंस पढ़ो। मिस्टर पॉल हैज बीन दिस बट आई वंडर व्हाई ही इज नॉट कम टुडे। बट से ये पता चला उनका आज ना आना, जो ये काम हुआ है आज ना आने का, पहले नहीं हुआ था, तभी आपने बट से लिखा हुआ है। अगर वो अक्सर नहीं आते थे, अक्सर एब्सेंट रहते थे और आज भी नहीं आए तो बट नहीं एंड होना चाहिए था, राइट। देयर मस्ट हैव बीन कंजंक्शन एंड इन प्लेस ऑफ बट द मोमेंट यू सी बट यू मस्ट गेट टू नो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग द अदर आइडिया गिवन इन द सेंटेंस, राइट। तो याद रखें, मिस्टर पाल हैज what never been absent, वो कभी एब्सेंट नहीं रहे हैं, लेकिन आई वंडर, न जाने क्यों, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि वो आज क्यों नहीं आए, यानी नेवर होना चाहिए। इज द क्लियर? नेवर। आई होप बात समझ में आ गई होगी, राइट? हाँ, मैं ऐसे कहूं, ही हेल्प्स देम बट ही फेवर्ड देम टुडे। जरा इसे यहां से समझ लेना जो मैं कह रहा हूं। इस बट से पता चला, लेकिन उसने, अब मैं ऑप्शन दूं, ऑलवेज, नेवर, नॉट, ऐसा करके, तो आप देखो उसने आज उनकी मदद की है, उसने आज उनका फेवर लिया है। बट से पता चला कि पहले का जो आइडिया होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसने मदद की है, ये पॉजिटिव आइडिया है, तो इसके पहले नेगेटिव लेना होगा। अगर मैं ऑप्शन में ऑलवेज और नेवर दोनों दे दूं तो आप क्या बोलेंगे, ही ऑलवेज हेल्प्स हिम या ही नेवर हेल्प्स हिम? क्या हो जाएगा, ही नेवर, क्योंकि बाद में आपने उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर पॉजिटिव आइडिया दिया है, तो पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव होता है, इसलिए नेवर लिया जाएगा। आई होप ये चीजें आपको थोड़ी समझ आ रही होंगी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Of late, the number of literates, ये लिखा हुआ है। देखेंगे क्या फिल करना है हमें, हम यहां क्या लें जिससे ये चीज हमें समझ आ जाए, राइट। ध्यान से देखें। ऑफ लेट, रिसेंटली, हाल फिलहाल, द नंबर ऑफ लिटरेट्स। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, याद है? आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों के बाद जो नाउन लिखा जाता है या जो प्रोनाउन लिखा जाता है वो प्लूरल होता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, आ नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल होती है और द नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर होती है। आपने क्या लिखा है, द नंबर, क्या लिखा है, द नंबर। इसका मतलब यहां जो वर्ब आनी है वो कैसी आनी है, बोलो, सिंगुलर आनी है। कैसी आनी है, सिंगुलर आनी है, राइट। और ऑफ लेट से और पता चला कि बात हाल फिलहाल की है, नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ फ्यू डेज अगो, लॉन्ग अगो, लॉन्ग अगो। हम काफी दिनों पहले हुई बात की बात नहीं कर रहे, हम कुछ दिनों पहले हुई बात की बात नहीं कर रहे, हम पास्ट की बात कर ही नहीं रहे। ऑफ लेट से मतलब है हाल फिलहाल, रिसेंटली। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रेजेंट लेना है, वो भी सिंगुलर फॉर्म लेनी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेनी है, वो भी ऐसी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, याद रखें, ऐसी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब लेनी है जिसके साथ V3 आ सके। और ये कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। सिंगुलर अगर आपको दिख रहा हो, ये हट गया और ये भी हट गया क्योंकि बात प्रेजेंट की है ही नहीं। हम बात जब इज की करेंगे, इज के साथ गॉन पैसिव वॉइस हम नहीं ले सकते, है ना, इज गोइंग अप होना चाहिए। हैज इज द आंसर, सो द आंसर इज हैज। डी आपका आंसर होगा। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, चीजों को देखते हुए, समझते हुए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, 32, प्लीज मेक योर सेल्फ, ये एक प्लीज मेक योर सेल्फ एट होम। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल, एट ईज, एट होम। समझे आप, एट होम का मतलब होता है क्या, एक दो मतलब होते हैं। एक तो होता है एक्सपर्ट होना और एट होम का मतलब होता है घर जैसा महसूस करना, अच्छा फील करना। प्लीज मेक योर सेल्फ विद होम, एट होम, ऑन होम, इन होम। यू वुड से एट होम। क्या बोलेंगे बच्चे, एट होम। क्लियर।
अगला, कीप योर डॉग आउट, बिसाइड, फ्रॉम, ऑफ, क्या कहते हैं? नंबर 33। अच्छा क्वेश्चन है नंबर 33। क्या है इसमें और क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। क्या करना चाहेंगे आप यहां? कीप योर डॉग, कीप योर डॉग, है ना? कीप योर डॉग, अक्सर आप मेट्रो में देखते होंगे कीप ऑफ द डोर्स मिलता है ना? क्या? कीप ऑफ द डोर्स। तो क्या इसका मतलब यह होता है कि दरवाजों से लगकर खड़े रहें, या यह मतलब होता है कि दरवाजों से हटकर खड़े रहें? हटकर खड़े रहें, राइट? हटकर खड़े रहना है। तो कीप योर डॉग द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड से उसे क्या, और ये फ्लावर नहीं होता, फ्लावर, फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड से क्या करना है? अलग रखना है, दूर रखना है। तो कीप आउट नहीं होगा, बाहर रखना, फ्लावर बेड से बाहर नहीं, उसे दूर रखना है, बिसाइड नहीं, बगल में नहीं ले जाना उसे। कीप फ्रॉम, क्या बचा? ऑफ, राइट? मेरी बात समझ आ रही है? सो द आंसर इज डी, दैट्स योर आंसर। कीप ऑफ, कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स। मेरी बात यहां तक समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शंस दिख रहे हैं? ऑप्शंस में अभी दिखाता हूं, डोंट वरी। लिखा था ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड, बहादुर युवा तुरंत जंप्ड कर गया। जंप अपने साथ इनटू लेता है। इनटू इज यूज व्हेन यू टॉक अबाउट सम मोशन, जब आप किसी मोशन या डायनेमिक सिचुएशन की बात करते हैं। और इन यूज होता है व्हेन देयर इज नो मोशन, मोशन लेस मूवमेंट। ठीक है, जैसे ही केम इनटू द क्लास, ही केम इनटू द क्लास, वह क्लास में आया। केम करना मोमेंट है, डायनामिक है। और अगर मैं कहूं ही इज इन द क्लास, वो क्लास में है, वो क्लास में है। यहां इन, यहां इनटू। whenever there is motion, take into. So jumped into, right? Good. jumped into, बाकी यूजलेस हैं, आप देख सकते हैं। 34th के बाद बात करते हैं 35th की। 35th बहुत सिंपल। 35th चलते हैं भाई। ये रहा 35th। चलिए 35th क्या लिखा हुआ ध्यान से देखें। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग। हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं अगर हम लगातार काम करते रहेंगे। अगर हम लगातार काम करते रहेंगे। क्या? these conditions, into these conditions अभी अभी आपको बताया है। into talks about some motion or dynamic situation, right? Oh, what happened? I think something has gone wrong. Just a moment, allow me a quick moment, just a quick moment. जस्ट अ मोमेंट, कुछ थोड़ा सा पार कट हुआ है। जस्ट अ मोमेंट, मैं अभी इसे फिक्स करता हूँ। एक सेकेंड रुकेंगे आप। जस्ट अ मोमेंट गाइज, लेट मी जस्ट फिक्स इट सून, और फिर आगे चलते हैं। तब तक आप जो क्वेश्चन देख रहे थे उसे कोशिश करेंगे करने की कि आपको जो है समझ आए, और फिर हम आगे चलते हैं। इट विल हार्डली टेक अ मिनट ओनली। All right. Yeah,
वी फिक्स इट, चलते हैं आगे बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हुए. नो प्रॉब्लम, डज हैपन समटाइम्स. चलिए आगे चलते हैं. So we were on. All right, just a moment. चलिए, we were talking about question number 35th, right? 35th की बात करते हैं. Just a moment. 35th, allow me a moment. या हम इसकी बात कर रहे थे और आगे चलते हैं. सॉरी. चलिए, लिखा वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग. अगर हम लगातार काम करते रहते हैं लगातार. मैंने कहा था इनटू क्या होता है. इनटू इज यूज्ड फॉर सम डायनामिक और मोशन, डायनामिक situation or motion. If there is some motion, if there is a dynamic moment with for company, किसी कंपनी के लिए, किसी के साथ के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं. जैसे ही हिट द डॉग विद अ स्टिक, विद अ स्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं. फॉर दिखाता है पर्पस. ना मैं यहां कंपनी दिखाना चाह रहा हूं, ना ही मैं इंस्ट्रूमेंट की तरह किस चीज को यूज कर रहा हूं, ना ही पर्पस है और ना ही यहां मोशन है. वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऐसी परिस्थितियों में, अंडर दीज कंडीशंस. सो द आंसर इज सी, राइट. सी हमारा आंसर हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36. माय सिस्टर गॉट सिलेक्शन इन. गॉट सिलेक्शन इन क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड टू स्टडी इंग्लिश. यहां पर क्या लेना चाहेंगे आप? बताएं मुझे क्या होगा सही आंसर. बहुत सिंपल है. हाउ वुड यू टेल मी? यू गाइस आर गेटिंग रिकॉर्डेड वीडियो. सो लेट मी टेल यू. माय सिस्टर गॉट सिलेक्टेड इन. क्या होना चाहिए? माय सिस्टर गॉट सिलेक्टेड इन यूनिवर्सिटी. रिमेंबर यूनिवर्सिटी, ये जो लिखा हुआ है, अगर जैसे इसे पढ़ते हैं, अगर मैं वैसे लिख दूं यूनिवर्सिटी, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वॉल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड आता है. और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम ए लेंगे, ना कि एन लेंगे. डिड आई मेक इट क्लियर? क्या लिया जाएगा? ए लिया जाएगा. वुड से माय सिस्टर गॉट सिलेक्टेड इन that university. No, the university. Why not the university or the university? Because I'm not talking about specific. The speaker has not made it specific in the context. कई यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से किसी एक, तो एक के लिए ए और एन और यहां ए लिखा जाएगा. ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. डू यू नो. बहुत अच्छा क्वेश्चन. क्या लिखा हुआ है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, है ना? डू यू नो ट्रेन इज गोइंग टू कोलकाता. डू यू नो द ट्रेन. डू यू नो द ट्रेन. क्या मैं आर्टिकल लूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ट्रेन को नहीं जान सकता है. डू यू नो व्हाट ट्रेन. व्हाट हुज नहीं आ सकता. किसकी ट्रेन? ट्रेन किसकी? किसी की नहीं होती, ना तुम्हारी होती ना मेरी होती है. दैट कम्स अंडर सेंटर गवर्नमेंट, राइट. तो ट्रेन तो भाई अभी किसी की नहीं होती, तो हुज तो नहीं आएगा. और विच लिया जाए या व्हाट लिया जाए? लेट मी टेल यू, जब भी बात आप सिलेक्शन की करते हैं तो विच लिया जाता है, राइट. विच लिया जाता है. तुम स्पेसिफिकली किसी ट्रेन को जानना चाहते हो कि कौन सी ट्रेन. ट्रेन्स तो बहुत हैं, कौन सी वाली? कोलकाता जा रही है, कलकत्ता जा रही है. तो रिमेंबर मैंने कहा था कि आप सिलेक्शन के लिए विच लेते हैं ऑलवेज, बी इट अ सिलेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और नॉन लिविंग्स. Did I make it clear? You have to use only which for selection. If you are selecting something, choosing something or someone. तो which हो गया. They are good at finishing. They are good at finishing. Simple question. They are good at finishing. क्या कहते हैं आप? They are good at finishing.
वो बड़ी अच्छी तरह से फिनिश करते हैं क्या, हिज वर्क, देयर वर्क, देयर वर्क, योर वर्क। क्या ट्रिक दी थी, अगर दो एक जैसे वर्ड्स पढ़ने में एक जैसे वर्ड्स साथ आ जाएं तो समझ जाना कि आंसर उसी में कहीं छिपा हुआ है, उसी में कहीं छिपा हुआ है। बोलो बात समझ आ रही है, राइट? तो क्या होगा, दे आर गुड एट फिनिशिंग देयर, ये वाला नहीं, देयर ये वाला, पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव लेना होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव लेना होगा बिफोर वर्क नाउन। इस जो वर्क नाउन है इसके पहले पोजेसिव एडजेक्टिव लेना होगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें, समझें और आगे चलें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ध्यान से। सॉरी, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया, देयर हो गया। ही हैज अ कट बिहाइंड, ही हैज अ कट बिहाइंड ईयर। तो भाई इसके पहले ये तो वॉल साउंड है, कौन सा साउंड है, वॉल साउंड। वॉवल नहीं बोलते, वॉल बोलते हैं। अब हमें लेना क्या है, एन लिया जाए, ए लिया जाए, त लिया जाए, देयर लिया जाए। ये देयर तो नहीं हो सकता क्योंकि जब सब्जेक्ट ही है तो उसका पॉजेसिव केस हिज होता, अगर हिज होता तो मैं लेता। ही हैज अ कट बिहाइंड एन ईयर, बिहाइंड अ ईयर, बिहाइंड दी ईयर। देखो बच्चे ध्यान से देखना, यहां दी में इसलिए नहीं ले सकता, देखो ये मैं मानता हूं कि जिसके कट होगा, जिसको कट होगा, ही को कट है तो उसे तो पता है उसके किस कान के पीछे कट है। लेकिन अगर कोई सुनी सुनाई बात बोलता है, तुमने टॉम को बताया, टॉम ने जूली को बताया, जूली ने पेट्रिशिया को बताया, पेट्रिशिया ने गैविन को बताया कि भाई टॉम के कान के पीछे कट है, कान के पीछे कट है। कान कितने होते हैं, दो, उनमें से किसी एक कान के पीछे कट होगा, राइट? तो स्पीकर को हो सकता है ये ना पता हो कि किस कान के पीछे कट है, जबकि जिसके वो कट है उसे तो पता है, राइट? सो इन दैट सिनारियो व्हाट वी हैव टू डू इज ही हैज अ कट बिहाइंड, क्या होगा, ही हैज अ कट बिहाइंड। बोलो जी क्या, यहां पर एन ईयर लिया जाएगा। इज द क्लियर? टीएचई इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं स्पेसिफिकली नहीं बता रहा हूं कि लेफ्ट ईयर और राइट ईयर। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40th। देयर आंट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देयर आंट, देयर आंट क्या होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, राइट? There aren't pencils in this box. Remember, ये सेंटेंस नेगेटिव है, राइट? अगर मैं फ्यू की बात करूं तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, लिटिल और फ्यू ये दोनों पहले से ही नेगेटिव होते हैं और डबल नेगेटिव्स कभी यूज नहीं होते हैं, इसलिए भाई फ्यू का ऑप्शन तो हटा दो। अब बचा क्या, देयर आंट द पेंसिल्स इन दिस बॉक्स, देयर आंट सम पेंसिल्स इन द बॉक्स, देयर आंट एनी पेंसिल्स इन द बॉक्स। लेट मी टेल यू, पेंसिल्स को मैंने स्पेसिफिक नहीं किया है, मैंने नहीं बताया कौन सी पेंसिल्स है ना, तो दा भी हट जाएगा। अगर मैं ऐसे कहता कि बॉक्स में वो पेंसिल्स जो मैंने खरीदी थी वो नहीं है, तो दी पेंसिल्स दैट आई हैड बॉट लिख सकता था, लेकिन जब मैंने पेंसिल्स को स्पेसिफिक नहीं किया तो याद रखेंगे क्या होगा, आप दा नहीं ले सकते। अब इश्यू है सम लिया जाए या एनी लिया जाए। बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, याद रखना, सम प्लस वर्ड। सम के साथ आप कोई भी वर्ड बनाना, जैसे somebody, somewhere, somehow, someday, हाँ, someone, कुछ भी सम के साथ बनाना। सम वाले वर्ड्स पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं और एनी के साथ जो वर्ड आप बनाते हैं, रिमेंबर, एनी के साथ आप अगर वर्ड बनाते हैं वो वर्ड्स जो होते हैं वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज किए जाते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आई डोंट हैव समथिंग, I don't have something to give you. I don't have something to give you. I don't have something to give you. तो वैसे भी पढ़कर आपको ये ठीक ठाक नहीं लग रहा होगा। और दूसरी बात, आप देखो आपने कहा don't which is negative, something नहीं होगा,
नथिंग होगा. आई डोंट हैव नथिंग टू गिव यू. या ये तो सॉरी, नथिंग का तो मतलब ही नहीं बनता, डबल नेगेटिव हो गया, रियली सॉरी. चलो देखो मैं बता रहा हूँ आपको. हाँ, नथिंग नहीं, क्या होगा? आई डोंट हैव एनीथिंग. क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू. गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मेरी बात समझ आ रही है? आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू. आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू. ये एक सेंटेंस रहा. एक और सेंटेंस देखो, मैंने कहा आई हैव एनीथिंग टू शेयर विद यू. मेरे पास कुछ है तुमसे साझा करने के लिए, तुमसे शेयर करने के लिए. आई हैव एनीथिंग टू शेयर विद यू. आई हैव एनीथिंग टू शेयर विद यू. इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. कैसा है बच्चे? ये पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव में एनी नहीं आता. बोलो जी क्या आएगा? पॉजिटिव में एनी नहीं आएगा. क्या लिखा जाएगा? सम लिखा जाएगा. समथिंग. क्या लिखा जाएगा? समथिंग लिखा जाएगा. आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू. तो भाई पॉजिटिव सेंटेंसेस में सम वाले यूज होते हैं. नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या यूज होगा? बोलो, एनी यूज होगा. मैं अगर कहूं इज देयर समबडी, इज देयर somebody that can help you. that सही है, गलत नहीं यहां पर. that can help you. तो याद रखना, is there, क्या is there somebody नहीं होगा, is there anybody होगा. is there anybody that can help you. is there anybody that can help you. अब बात आपको समझ आ गई होगी कि यहां आंसर होगा there aren't any pencils. और बिल्कुल परेशान ना हो. कुछ कहते हैं सर एनी के साथ तो सिंगुलर होता है, एनी पेन, एनी बुक. लेट मी टेल यू, ये डिटर्मिनर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं. इनके बाद वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर और प्लरल दोनों हो सकता है. राइट मेरी बात समझ आ रही है नहीं? एनी बॉय भी हो सकता है और एनी बॉयज भी हो सकता है. नो बॉय भी होता है, नो बॉयज भी होता है. सम बॉय भी होता है, कोई अननोन लड़का. सम बॉयज भी होता है. भाई डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स के नंबर नहीं होते. ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स अलग होते हैं. डिटर्मिनर्स की बात मैं कर रहा था. चलिए अब हम आगे आते हैं. तो नेगेटिव में एनी यूज होता है, ये आपको पता चल गया. मैन इज एसेंशियली अ एनिमल एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर्स. है ना? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. देखते हैं क्या होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हाँ, यहां चारों वर्ड्स का मीनिंग पहले पता होगा तो ही आप चीजें समझ सकते हैं कि भाई यहां क्या फिल होना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है ना? पहले आपको इन चीजों का मतलब पता होना चाहिए. तो मतलब मैं बता देता हूं और फिर हम इसे फिल करते हैं. मेरी बात समझ आ रही है? चलिए ध्यान से बहुत ध्यान से देखें. ये जो वर्ड लिखा है एसोसिएट, सा और शा का, जा और जा का, ये सारे साउंड्स अच्छी तरह मुझे पता है ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक ऐसा वर्ड है कि इसे दोनों ही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है. ब्रिटिश में भी, अमेरिकन में भी. इफ यू टाइप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी यू विल गेट टू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. एसोसिएट भी होता है और एसोशिएट भी होता है. इट्स बोथ. अदरवाइज आई नो इट्स शिप. जहाज को शिप बोलते हैं ना कि सिप. और ये प्रोनाउंसिएशन सीएशन. राइट, चलो ये दोनों ही होता है. एसोसिएट भी होता है और एसोशिएट भी होता है विद द अदर्स. तो भाई क्या होना चाहिए? सेंटिमेंटल का मतलब होता है जो बहुत इमोशनल होता है, लॉजिकल रैशनल ना होकर इमोशनल होता है. सेल्फिश आपको पता है, ग्रेडी होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है. ग्रेगरियस का मतलब होता है सामाजिक, सोशल. राइट. और परवर्ड्स क्या होता है? परवर्ड्स ये होता है कुछ ऐसा जिसे पब्लिक या जिसे लोग गलत ठहराएं लेकिन फिर भी ऐसा कुछ करने की इच्छा. विलिंगनेस टू डू समथिंग इवन इफ दैट इज कंसिडर्ड इलॉजिकल, इरेशनल बाय द पब्लिक. कुछ ऐसा करने की हट जिसे लोग गलत ठहराएं बट फिर भी आप करना चाहें, वो परवर्ड्स होता है. इसे ऐसे देखेंगे लोग, परवर्ड्स. लोग तो इसे ऐसा करने पर लोग इसे वर्ड्स बोलेंगे, इसे सही नहीं बोलेंगे. फिलहाल
कॉन्टेक्स्ट में देखो क्या होना चाहिए। अरे भाई, मैन इज एसेंशियली अ सोशल एनिमल एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर्स। जो दूसरों से हिल मिलकर रहता है वो ग्रेगरियस होता है, इसका मतलब होता है सोशल, सोशल सामाजिक। अगला, व्हाट डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट, व्हाट डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट, क्या कहते हैं भाई? बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आप ध्यान दें। Why do we always have to submit? No, very simple guys, very simple. Why do we always have to submit? Submit अपने बात to लेता है और इसका मतलब होता है yield, झुक जाना, मान लेना, किसी चीज का कंट्रोल अपने ऊपर एक्सेप्ट कर लेना। What do we always have to submit to his authority? क्यों हर बार हमें उसकी अथॉरिटी के सामने झुक जाना पड़ता है? क्यों हमें उसकी बात को मानना ही पड़ता है? Submit to. The master assured her, I've told you this, assured her of होता है, right? मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, आश्वासन देना है ना, सुनिश्चित कर देना कि भाई ये काम होकर ही रहेगा। Let's talk about next question, which is 44th. It says, 44th क्या लिखा है? The child was so spoiled by her indulgent parents that she became when she did not receive all of their attention. यानी बच्ची इतनी बिगड़ गई थी, उनके इंडल्जेंट पेरेंट्स कहीं बिजी रहते थे, ठीक है, यानी अभिभावकों के व्यस्तता की वजह से बच्ची इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि शी बिकेम व्हेन शी डिड नॉट रिसीव ऑल ऑफ देयर अटेंशन। जब उस बच्ची को उनका ध्यान, अटेंशन नहीं मिला तो वो हो गई क्या? डिस्क्रीट, सलन, इलेटेड, सस्पिशियस। क्या हो सकती है वो? हाँ, क्या होना चाहिए? 44th क्वेश्चन नंबर कौन सा? 44th। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और देखो मैं सिंपल क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क बनाकर छोड़ता हूं। 44 में आपके लिए होमवर्क बना रहा हूं, आप मुझे आंसर देंगे, राइट? और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बता दूंगा, राइट? यू गाइस कैन टेक डाउन माय व्हाट्सएप नंबर व्हिच इज 7836829292। दिस इज व्हाट्सएप नंबर 7836829292। You can ask your doubts and I'll reply to you people only when I'm free. Generally I have classes from morning till late night, back to back classes. But if you get stuck somewhere, you can send your doubts and I'll reply accordingly, according to my schedule. Schedule and schedule is both British to American, right? Avoid calling because I'm not able to receive the calls. You can drop your messages, you can drop your queries and you can send your answers to तो मैं जरूर पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना? चलिए जी आगे चलते हैं। तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, याद रखेंगे, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 44th। अगला देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हिज डायरेक्शंस टू द ड्राइवर वर, जल्दी से देखें, हिज डायरेक्शंस टू द ड्राइवर वर, क्या कहते हैं भाई? यहां पर क्या होना चाहिए? हम लोग 45 क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्या होना चाहिए भाई? हैं, अगर आप इन्हें देखना चाहें, इन्हें करना चाहें तो इन्हें करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मैं आपको बताऊं, हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए, राइट? हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए। पहला वर्ड लिखा है एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव का मीनिंग होता है, एक्सप्लेटिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है एक रूड वर्ड, कोई ऐसा वर्ड जो आप गुस्सा हो तब बोला जाए, एक्सप्लेटिव। और रूड वर्ड ये नाउन है, रूड वर्ड हम इसे बोल सकते हैं, रूड वर्ड, राइट? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना रहा हो। इम्प्लिसिटी का मतलब होता है एम्बिगुअस, जिसको समझने में आपको परेशानी होती है, टफ टू अंडरस्टैंड, हार्ड टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? और इम्प्लीकेट क्या होता है? ये एक वर्ब होती है, इम्प्लीकेट ये एक वर्ब है। अगर मीनिंग पता हो तो चीजें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, राइट? 3 मीनिंग मैंने आपको बता दिए। और इम्प्लीकेट वर्ब है जिसका मतलब है, ये शो करती है कि कोई किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या है? इंडल्ज्ड है ना? टू शो मतलब वर्ब है टू शो दैट समवन इज इंडल्ज्ड इन सम क्रिमिनल एक्टिविटी। तो मतलब इट सेंटेंस को पढ़कर, कॉन्टेक्स्ट को पढ़कर क्या लगता है क्या होना चाहिए? हिज डायरेक्शंस टू द ड्राइवर वर,
एक्सप्लेटिव अ रूड वर्ड, एक्सप्लिसिट बिल्कुल क्लियर थी, इम्प्लिसिट अनक्लियर थी, एम्बिगुअस थी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, और इम्प्लीकेट वो ये दिखा रही थी कि ऐसा कुछ, एंड हेल्प्ड। भाई वो हेल्प तभी कर पाएंगे उसे टाइम पर पहुंचने पर। देखो जी यहां पर आपको दिया हुआ है, वो टाइम पर वहां पहुंचा क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस थे, जो डायरेक्शंस थे वो बिल्कुल क्लियर थे, ड्राइवर को वो बात समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई ही नहीं। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? राइट 35 हो गया। राइट क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था भाई? we've done this. Let's talk about 46th. क्या लिखा हुआ है? The department has insisted that he gives, would give, is given, would be given. Now understand that. You can see the department had insisted, which is V2. V2 means past. और जब subordinate conjunction that के पहले past होता है तो बाद में भी past लिखा जाना चाहिए। राइट क्या लिखा होना चाहिए यहां पर? पास्ट लिखा होना चाहिए। बोलो जी मेरी बात समझ आ रही है? राइट तो पास्ट गिव्स तो पास्ट नहीं है, इज गिवन पास्ट नहीं है। अब बात यह हुई कि वुड गिव लिया जाए या वुड बी गिवन लिया जाए। समझने वाली बात यह है कि डिपार्टमेंट हैड इंसिस्टेड दैट ही वुड गिव एब्सोल्यूट अथॉरिटी, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी देगा या उसे ऑफिस वर्क को रेगुलेट करने के लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी जाएगी? वो देगा नहीं, क्योंकि हेड ने ये क्या किया है? इंसिस्ट किया है, तो उसे ये अथॉरिटी दी जाएगी। ये इस एक्शन का डूअर नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नेक्स्ट लास्ट वीडियो में या फिर पिछले वीडियोस में बताया होगा, जब डूअर वर्ब के पहले नहीं होता है, जब डूअर वर्ब के पहले नहीं होता है तो आपको अच्छी तरह पता है बच्चे क्या कि वो स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। एंड आई होप यू गॉट दिस थिंग कि भाई ये स्ट्रक्चर जो है ना पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। राइट बहुत सिंपल। चलिए आगे देखें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वुड बी गिवन हो जाएगा यहां पर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विनोद, 2 of brothers attend primary school, wishes to be a school teacher after his graduation from the university. Now guys, let me tell you one thing very clearly. बहुत आसानी से इन चीजों को देखें, समझें और आगे चलें। 2 of, if you remember, brothers, this is a noun, और नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लिख सकते हैं। लो जी मैं बहुत सिंपल कर देता हूं। एडजेक्टिव, वो भी कौन सा एडजेक्टिव? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव हुज ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा, वो लिया जाएगा। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव केस वगैरह नहीं लेंगे। 2 of whose brothers, 2 of whose brothers। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर ऑप्शंस में कहीं ना कहीं दिया होगा और आप उस चीज को देख पाएंगे। 47 के बाद वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 48। लेकिन 47 के ऑप्शंस आपने देखे थे ना, whom था और क्या था? them था। बाकी ऑप्शंस मैं अभी दिखा रहा हूं। ये देखो, ये देखिए मैंने कहा ना whose था, them था, whose और which है, तो हम क्या लेंगे? whose लेंगे। ह्यूमन बीइंग के लिए वैसे भी आप whose यूज करते हैं। राइट, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बहुत ध्यान से। The deadline was nearly, so Mrs. Sweth had her students their essays. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं, बट लॉजिक ढूंढने की कोशिश आप करना। यहां आंसर है कंप्लीट। ठीक है, ये भी कॉजेटिव वर्ब्स हैं। कॉजेटिव वर्ब्स एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जो रेगुलर बैचेस में जनरली मैं पढ़ा देता हूं। ठीक है, यहां आंसर कंप्लीट है। मैं चाहता हूं कि इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग मुझे भेजेंगे, ऐसा क्यों होगा? एक्सप्लेनेशन। लो जी मैंने आपको आंसर बता दिया, एक्सप्लेनेशन। अगला, आवर न्यू डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन, द मैनुअल इज लॉस्ट, अवेट्स टू बी सेटअप प्रॉपरली। हमारी नई डिजिटल फोटो प्रिंट मशीन जिसका मैनुअल खो गया है, उसे सेटअप
प्रॉपरली उसका सेटअप अभी भी बाकी है, वो मशीन इंतजार कर रही कि भाई उसका सेटअप किया जाए। तो कैसे करेंगे? ऑफ विच, नॉन लिविंग के लिए हम विच यूज करते हैं, द मैनुअल ऑफ विच इज लॉस्ट awaits to be set up properly, right? where यहां नहीं होगा क्योंकि बात प्लेस की करता है, by whom बिल्कुल नहीं होगा, हम किसी ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे, of what हम बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि हम of which लेंगे, of which, the manual of which, ठीक है ना, of which, what का कोई possessive नहीं होता, of which ही उसका possessive होता है। आगे देखें अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 50th क्या लिखा है? Ramu is in the habit of revising just once, but Suresh never understands a subject. He revises it for at least 3 times. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे। चलिए, let me tell you the explanation. Let me tell you the answer. क्या होगा और क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखेंगे। रामू इज इन द हैबिट ऑफ रिवाइजिंग जस्ट वंस बट सुरेश नेवर अंडरस्टैंड्स अ सब्जेक्ट। क्या क्या लेना चाहिए? इन केस ही रिवाइजेज इट फॉर एटलीस्ट 3 टाइम्स, कम से कम अगर 3 बार रिवाइज करता है तो वो नहीं समझता है, हा? ऐसा होना चाहिए, या इस प्रकार वह 3 बार रिवाइज करता है, ये मतलब बट सुरेश नेवर अंडरस्टैंड्स अ सब्जेक्ट, लेकिन सुरेश सब्जेक्ट को कभी नहीं समझता जब तक वो कम से कम इसे 3 बार रिवाइज नहीं करता। जब तक का मीनिंग अनलेस से आएगा दिस इज एक्चुअली अ कंडीशन, एंड कंडीशन इज एक्चुअली मेंशन्ड एंड एक्सप्रेस्ड एंड कन्वेड बाय द कंजंक्शन अनलेस, राइट? अगला, ही वाज सॉरी अबाउट लेता है, सॉरी अबाउट लेंगे, ठीक है? Sorry about coming late last night. Next. He felt, उसे लगा, he felt making so many mistakes. He felt, उसने क्या किया है? पहले समझो, उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। तो गलतियां करने के बाद आपको क्या लगता है? अरे भाई मुझसे तो कोई है ही नहीं, मैंने तो 1000 गलतियां कर दी जिंदगी में। तुमने कितनी की? 200? 100-200 से कुछ नहीं होता, मैंने तो 1000 किए हैं। तो भाई ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ, भाई उसे शर्म आएगी, वो लज्जित महसूस करेगा, शर्मसार हो जाएगा। ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ, कुछ और क्या हो सकता है? अवेयर ऑफ का मतलब होता है अवगत होना, किसी चीज को अच्छे से जानना, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, वर्दी ऑफ योग्य होना, लेकिन ना वो योग्य होगा ना शौकीन होगा, ना ही किसी चीज से वो अवेयर होगा, यहां वो शर्मसार हो जाएगा। अगला, द चीफ गेस्ट द प्राइजेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने फिर देखो, once again this question is from phrasal verbs. किससे बचे? phrasal verb से करना है। the chief guest gave up, gave away, gave in, gave way. क्या होना चाहिए? right? समझे इस बात को, क्या होना चाहिए? The chief guest gave up, gave in, gave away, gave way. क्या होना चाहिए? देखो जी, ध्यान से अगर आप देखें, गिव अप की ही ये सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है टू क्विट, हार मान जाना या छोड़ देना, त्याग देना। गिव इन का मतलब क्या होता है? झुक जाना, ठीक है? उसका मतलब किसी को त्यागना, सैक्रिफाइस करना होता। सॉरी, मैं कुछ और लिख गया। टू सैक्रिफाइस, टू लीव कह सकते हैं, छोड़ना। और गिवन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट और टू ईल्ड, हार मान जाना। गिव वे, आपको कोई ऐसा वर्ड मिलेगा ही नहीं। गिव वे वैसे यूज होता है कि गिव हिम द वे टू गो, उसे जाने का रास्ता दो, एंड ऑल दैट। गिव अवे जो फ्रेजल वर्ब होती है, ये होता है, आप देखेंगे, किसी को कुछ एज अ गिफ्ट देना, ठीक है? तो द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, गेव अवे, गिफ्ट की तरह प्राइजेस, उन्होंने पुरस्कार कुछ दिए होंगे, दैट्स व्हाट इट इज। अगला, दिस प्रॉब्लम, वंस अगेन ये क्वेश्चन भी देखो, फिर से एक बार फ्रेजल वर्ब्स पर ही बेस्ड है, तो बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। हालांकि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज डाल रखी हैं, सच्चा प्रेम है ना, जूली की डेथ, अनहोनी घटना, मैंने बहुत सारी कहानियां बनाकर डाल रखी हैं, और वो ऑडियो विजुअल भी मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूं, तो चीजें बड़ी आसान हो रही हूं आपके लिए। ध्यान से देखें, समझें। दिस प्रॉब्लम, क्या लिखा बच्चे? दिस प्रॉब्लम
अब यहां पर क्या होना चाहिए, कम अक्रॉस का मतलब है किसी से अचानक मिलना, टू मीट बाय चांस। कम्स इनटू कहीं आ जाना। कॉल्स ऑन किसी को पुकारना। कॉल्स फॉर का मतलब है टू रिक्वायर या नीड या आवश्यकता होना, टू रिक्वायर। तो पढ़कर देखो क्या होना चाहिए, दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ थॉट। इस समस्या को सुलझाने में बहुत विचार करना होगा, इसके बारे में बहुत सोचना होगा। तो दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ थॉट, अ लॉट ऑफ थॉट। दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर, डिड आई मेक इट क्लियर, दिस प्रॉब्लम कॉल्स फॉर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? बिल्कुल। चलिए आगे देखें जो लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। Which is longest river in India? Now you can see which is longest river. Very simple, which is the longest river, because you use article th before superlative degree of adjective. मैंने कहा degree of adjective, superlative degree adverb की भी होती है, but you don't use आर्टिकल th विच इज प्रोनाउंस्ड एज द एंड दी बोथ। द बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, द टीचर, द बॉय, द स्टूडेंट, द क्लास, द रूम, और दी बोलते हैं बिफोर अ वॉल साउंड, दी इंक पॉट, दी एलिफेंट, दी एग, दी एरोप्लेन, राइट। हम टीएचई लिखते हैं अगर एडजेक्टिव की वो सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन अगर एडवर्ब की है तो नहीं लिखते। जैसे मैंने कहा ही जंप्ड लॉन्गेस्ट, यहां देखो यस्टरडे, ही जंप्ड लॉन्गेस्ट यस्टरडे, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, बिकॉज वहां जो है वो रिवर की क्वालिटी है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, वो एडजेक्टिव होता है। हियर यू आर एक्चुअली मॉडिफाइंग द वर्ब जंप्ड, यहां लॉन्गेस्ट एडवर्ब है, एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री है, यहां दा नहीं लिखा जाएगा, ही जंप्ड द लॉन्गेस्ट नहीं होगा, ही जंप्ड लॉन्गेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है तब जब वो एडजेक्टिव की हो। बोलो जी बात समझ आ रही? अगला क्या लिखा हुआ है, आई प्रॉमिस टू यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस। व्हाट डू यू से नाउ? आई प्रॉमिस टू यू in all circumstances, stand up to, stand with, stand by, stand off। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं stand by का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करना। so let's get into that directly। phrasal verb stand by आएगा, बाकी का मीनिंग आप देख लेंगे। let's come to the next one। the lady's black purse, ये ladies, the ladies है, ठीक है। the lady's black purse which is on sale has a beautiful carved on it। तो भाई लेडीज यानी गर्ल्स, आप लोग अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे बताएंगे। पैच, सेमेटिक, मोटिफ और लेआउट क्या होना चाहिए भाई? जो आप लेते हैं, जो अपना पर्स आप लेते हैं, उस पर क्या होता है, जो पैच होता है वो क्या होता है? पैच है, सेमेटिक है और लेआउट, मोटिव जो भी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से। हु इज द पर्सन, वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कौन है, जरा ध्यान से देखें, वो व्यक्ति कौन है यू रिकॉग्नाइज्ड एट द सिनेमा। अब रिकॉग्निशन पहले हुआ होगा, पहले उसने पहचाना होगा, तब कोई दूसरा पूछ रहा होगा कि भाई वो कौन था जिसे तुमने पहचाना। वर रिकॉग्नाइजिंग, हैव रिकॉग्नाइज्ड, हु यू हैव रिकॉग्नाइज्ड एट द सिनेमा और हैड रिकॉग्नाइज्ड एट द सिनेमा। मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट टेंस तभी यूज होता है जब पास्ट की दो एक्शंस हो, तो कम से कम ये दो तो नहीं हो सकते, क्योंकि रिकॉग्नाइजिंग ऐसा एक्शन नहीं है जो कि ड्यूरेबल एक्शन है। जो एक्शन ड्यूरेबल नहीं होते उन्हें आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। आई एम लविंग यू या आई एम सीइंग यू नहीं होता, आई एम नोइंग यू नहीं होता, आई नो यू, ऑलराइट। आई लाइक इट, आई एम लाइकिंग इट नहीं बोलते, आई लाइक इट। ड्यूरेबल एक्शंस नहीं है तो उन्हें आईएनजी फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता। इस बात को पहले आप समझ लें जो मैं कहना चाह रहा हूं। बोलो भाई मेरी बात समझ आ रही है, राइट? चलिए अब हम चीजों को आगे देखकर चलते हैं बहुत सिंपल तरीके से जो मैं कह रहा हूं। तो बचा क्या? हु इज द पर्सन यू रिकॉग्नाइज्ड एट द सिनेमा, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड एट द सिनेमा, राइट। रिकॉग्नाइज आना चाहिए। देखो भाई हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो ये बता दे कि हम ये लें या ये ले, तो मैंने आपको पहले ही बोला था इस सिचुएशन में फर्स्ट कम फर्स्ट सब आपका बी वाला आंसर हो गया, ठीक है। एज यू सो शैल यू रीप, ये प्रोवर्ब होती है, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोगे वैसा खाओगे, कुछ ऐसा करके होता है। आंसर इज सो, राइट, ये प्रोवर्ब है। ही कॉम्प्लीमेंटेड हर, हर फॉर, कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होना। यू कॉम्प्लीमेंट somebody for something, but if you congratulate, you congratulate somebody on something. He congratulated me on my success.
You congratulate somebody on something, but you compliment somebody for something. So the answer is for. Right? Next question. 61. क्या कहता है? It took him long time to, इसके बाद to जो आप लिख रहे हो ing तो वो नहीं लेगा. You need to use infinitive with V1. This is wrong. It took him long time considering weighing the candidates. No. To consider and weigh. यहां का to हटा कर से bare infinitive लिखा गया है, bare infinitive लिखा गया है. To consider and weigh. तो ये to consider okay है और यहां to repeat नहीं किया गया. तो this is what it is. Right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बहुत ध्यान से. टू कंसिडर एंड टू वे नहीं लिया जाएगा. ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है. अगर हम एंड से दो इन्फिनिटिव्स को जोड़ते हैं और अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं हो रहे हैं तो दोनों को हम सेपरेट नहीं लिखते, एक टू को हटा देते हैं. जैसे मैंने कहा ही वॉन्ट्स टू, जरा देखो, ही वॉन्ट्स टू सिंग एंड टू डांस. तो याद रखना बच्चे यहां क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये टू हट जाएगा. ठीक है, जब आप उसे सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर रहे हैं तब. मैं उस सिचुएशन के लिए बता रहा हूं. अगर आप सब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो सिचुएशन कुछ और हो जाएगी. मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? राइट? मेरी बात समझ आ रही है ना? राइट. अब मैंने कहा जैसे टू सिंग, टू डांस एंड टू टीच. टू डांस एंड टू टीच आर two different activities. To dance and to teach are two different activities. ठीक है जी. चलिए, सब्जेक्ट की तरह लिखोगे तो दोनों जगह टू लिखना होता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे, वर्ब के बाद यूज करोगे तो बाद वाला एक टू रहता है, एक हटा दिया जाता है. चलिए अगला देखें. I lunch 1 hour ago. 1 hour ago. This ago talks about past. और पास्ट में मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट V2 आना चाहिए और V2 सिर्फ हैड है. तो दिस इज रॉन्ग. दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट रॉन्ग, प्रेजेंट टेंस रॉन्ग, पास्ट परफेक्ट रॉन्ग. सेकंड इज भाई अगो, बैक, इन सभी में पास्ट इंडेफिनिट आता है. ही थॉट दैट माई कार इज, हैज बीन, विल बी. रिमेंबर मैंने कहा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट के पहले अगर पास्ट होता है, अगर पहले यहां पास्ट होता है तो बाद में भी पास्ट होगा और वो पास्ट ये होगा. राइट? वॉज आ जाएगा. क्लियर है? नेक्स्ट. ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी. प्रिवेंट हमेशा एक प्रपोजिशन लेता है विच इज फ्रॉम. क्या लिखा होता है? फ्रॉम. ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी. ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी फ्रॉम डूइंग माई ड्यूटी. राइट? नेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखें. द डिस्मे ऑफ द स्टूडेंट बॉडी. The class president was at the school assembly. To the dismay of the student body, all right, 65th. Remember, wait guys, wait. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कुछ एरर है, बट यू गाइस हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. ऑलराइट, आई विल चेक इट व्हाट्स रॉन्ग इन इट एंड आई लेट यू नो. फाइन, लेट्स टॉक अबाउट 66. आई थिंक टू द डिस्मे ऑफ द स्टूडेंट बॉडी, नो टू द डिस्मे ऑफ द स्टूडेंट बॉडी लैंग्वेज, समथिंग लाइक दैट. राइट, आई गेट इट करेक्टेड एंड आई विल टॉक टू यू. आई वुड अपोलोजाइज इफ आई, मैंने आपको पढ़ाया कंडीशनल में, इफ आई वर यू. I were you. Did I make it clear? I would apologize if I were you. I would apologize if I were you. मेरी बात समझ आ रही है सभी को? Right? बहुत बढ़िया. ये कंडीशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसे इस तरह से किया जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई. धीमे धीमे स्पीड बढ़ जाएगी. You don't worry about anything. Next.
You your house yesterday. You your house yesterday. When you say yesterday talks about past indefinite, और इसमें V2 लिखना होता है. तो V2 कहीं दिया है क्या? Passed by, passing by, passing by. Passed by. Right? क्या हो जाएगा? Passed by. बोलो जी, यहां तक बात समझ आ रही है? Right? कोई दिक्कत तो नहीं. अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि whenever there is a time denoting word that shows past time, तो हम पास्ट इंडेफिनिट क्यों यूज करते हैं? कई लोग ये कहते हैं कि भी पास्ट परफेक्ट ही भी यूज कर सकते हैं. व्हाई ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस? Why only past indefinite tense is used in the sentences wherein we come across the phrases or the words that talk about past time? So I've explained these things very well in the other videos of regular batches. मैंने आपको बताया था differences between these two tenses, not between these two, among these three tenses: present perfect, past indefinite, and past perfect tense. It will take 3-4 lectures altogether, so let's not get into that. It's just that कि याद रखें आप past perfect, बस एक बात याद रखें, past perfect कभी सिंगल इवेंट में, सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता. उसमें कहीं ना कहीं दो एक्शंस के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए, या तो ओपन कंपैरिजन, क्लियर कंपैरिजन, एक्सप्लिसिट कंपैरिजन, या उनके बीच में कोई हिडन कंपैरिजन होना चाहिए. जैसे वो पहले ही ताजमहल देख चुका था. सो whenever I say पहले ही, ऑलरेडी, जिसका मतलब है तुम किसी दूसरे काम से किसी काम को कंपेयर कर रहे हो. मैंने कहा मैं पहले ही दिल्ली जा चुका था, यानी तुम जा रहे होगे, तुमसे पहले ही मैं जा चुका था. तो रिमेंबर, मैं पहले ही दिल्ली जा चुका था, मैं पहले ही वहां जा चुका था, मैं पहले ही ये कर चुका था. ये एक्शंस हिडन कंपैरिजन में हैं, दूसरे एक्शन से कंपेयर होते हैं. तो यहां तो आप लिख सकते हो कि आई हैड ऑलरेडी सीन द ताजमहल. लेकिन अगर आपने यूं लिख दिया आई हैड सीन द ताजमहल, तो रॉन्ग होगा. आपको लिखना चाहिए आई सॉ द ताजमहल, या आई हैव सीन. प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हैं, आई हैव सीन द ताजमहल. प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हैं, बट इफ यू से आई हैड सीन, तो दैट्स रॉन्ग. इज इट क्लियर? आगे चलते हैं बहुत ध्यान से. आई हैव नेवर सीन सो लार्ज एनिमल बिफोर, एज लार्ज, एनी लार्जर, सच लार्ज. अरे भाई, बहुत सिंपल तरीका है. एनिमल जो है ना वो सिंगुलर कॉमन नाउन है, SCN है, सिंगुलर कॉमन नाउन. और सिंगुलर कॉमन नाउन्स विदाउट डिटरमिनेंट्स और आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते. सच आ लार्ज विदाउट आर्टिकल्स नहीं लिखे जाते. आप यूं नहीं कह सकते ही इज टीचर, ही इज टीचर. बोलो, मेरी बात समझ आ रही? क्या बोलोगे? ही इज अ टीचर. वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है. बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? राइट? चीजों को बहुत ध्यान से देख लें बच्चे, और फिर आगे चलते हैं बहुत ध्यान से. शी इज गर्ल्स आई नो. गर्ल्स जो आपने लिखा है वो प्लरल है. याद रखना, कुछ ऐसा लिखो जो प्लरल हो सके, इसे प्लरल ग्रामेटिकली करेक्ट बना सके. शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स, यही आंसर होगा. ठीक है? सॉरी, शी इज द मोस्ट बेस्ट, ये क्या होता भाई? ये तो वैसे ही कभी नहीं होता. शी इज फ्रॉम द बेस्ट गर्ल्स, शी इज फ्रॉम द बेस्ट गर्ल्स, शी इज द बेस्ट गर्ल्स, ये तो हो ही नहीं सकता. वो बेस्ट लड़कियों में से है, वो बेस्ट लड़कियों में से है. नो, शी लड़कियों में से है, वो ये मीनिंग दे रहा है. शी इज वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स आई नो. ए इज द आंसर. राइट? क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई सभी को? है ना? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. चलिए, बहुत बढ़िया. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70th. क्या कहता है, इसे कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखें और फिर हम आगे चलते हैं. लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू आर. बहुत बढ़िया. यू आर फुल, इन्वर्टेड कॉमा में है, इसलिए पास्ट के बाद पास्ट नहीं लिखना. यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, आर लिखा, ठीक लिखा. अब मैं लूं क्या? आया यू आर फूलिंग, यू आर अ फूलिश, यू आर अ फूल और यू आर फूल. क्या लेना चाहिए? लेट मी टेल यू वन थिंग. फूलिश पूरी तरह से एडजेक्टिव है, राइट? और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल एन अकेला नहीं लिखा जाता जब तक तुम उसके बाद कोई नाउन ना लिखो. जैसे मैं कहता यू आर अ फूलिश ड्राइवर, यू आर अ फूलिश सिंगर, यू आर अ फूलिश एक्टर, तो मैं लिख सकता था. अदरवाइज दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. डिड आई मेक इट क्लियर? राइट? वो गलत हो जाएगा. अगला देखो, मैंने क्या कहा? अगला देखो, फूलिंग नहीं हो सकता. अगर आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो ये ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है. इसे अपना क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपने लिखा नहीं, इसे हटा दो. अब मैं क्या लूं? यू आर फूल और यू आर अ फूल. लेट मी टेल यू. देखो जी, यू आर फूल, फूल वर्ड जो होता है ना बच्चे, फूल वर्ड जो होता है, याद रखना,
मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूल वर्ड जो है ना वो एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव होता है तो याद रखना, फूल जब एडजेक्टिव बनेगा तो ये हमेशा नाउन के साथ यूज होगा। नाउन के साथ यूज होने का मतलब क्या है? बोलो जी, नाउन के साथ यूज होने का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता दूं, कुछ एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, राइट? प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, इस बात का याद रखेंगे आप, है ना। और कुछ वर्ड्स क्या होते हैं बच्चे, कुछ वर्ड्स जो हैं विदाउट नाउन्स यूज, कुछ एडजेक्टिव्स विदाउट नाउन्स यूज ही नहीं होते। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है यहां तक? मतलब फूल को जब एडजेक्टिव बनाओगे, बड़ा सिंपल से बताता हूं क्योंकि टॉपिक अभी आपने पढ़ा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। एट्रीब्यूटिव यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं, और ये प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं। प्रेडिकेटिव यूज में और एट्रीब्यूटिव में, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल देखो, फूल एडजेक्टिव होता है लेकिन तब जब अपने पास नाउन लेगा तब, नहीं तो नहीं होता। आपने यहां कोई नाउन तो नहीं लिखा, तो यू आर फूल यहां नहीं लिख सकते, आप चाहते तो लिखते यू आर फूलिश। तो अब हम यहां यू आर अ फूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यू आर अ फूल। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ जाया करते हैं, बहुत ध्यान से डिक्शनरी में जाकर देखना। हां, अगर फूलिश के पहले ए ना लिखा होता तो मैं फूलिश भी लिख सकता था। फूलिश वो सिर्फ एडजेक्टिव है, फूल एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। एडजेक्टिव तब होता है जब अपने बाद क्या लेता है? नाउन लेता है, राइट? कुछ आप में से कुछ बच्चे शायद डिक्शनरी को ढंग से देख नहीं पाते अभी भी। अगर एक वर्ड लिखें और उसके 10 20 50 मीनिंग्स आते हैं तो सारे देखने होते हैं। नाउन की तरह उसे कैसे यूज करते हैं, एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं, वर्ब की तरह क्या मीनिंग देता है, कहां कहां यूज होता है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, लिंकिंग है, कपला है, कॉपलर है, क्या है, कैसी वर्ब है, राइट? इस बात का ध्यान रखना होता है। फिलहाल अभी हमने 70 क्वेश्चंस किए इस वीडियो में, एक दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क बनाकर आपको दिए, मैं उनके आंसर्स एक्सपेक्ट करूंगा आपसे गाइस। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। एंड आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, आई एम नॉट गोइंग टू स्लो, आई एम गोइंग ऑन अ मॉडरेट स्पीड, इन अ मॉडरेट स्पीड, right? So guys, आज के लिए इतना काफी होगा। I'm JS Yadav, catch you guys in the next video, in the next class. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay healthy. जय हिंद, जय भारत, bye bye guys.